हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम एक कठिन कार्य स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये दोस्तों कठिन कार्य उन लोगों के लिए है जो हमसे नहीं जुड़ा। जो हमसे जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसके लिए कठिन कार्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब देखते हैं, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टूडेंट देखते हैं तो ये बहुत कठिन लगती है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं। तो जो मुझसे जुड़ा है उसके लिए बिल्कुल इजी चीज है ये, है ना। क्योंकि मैं हर एक चीज ऐसे बताऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं सर कि ये ऑर्गेनिक है या क्या है, या 12th की ऑर्गेनिक है, ये क्या है। बहुत इजी चीज हम पढ़ने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो पहले तो इस कार्बनिक रसायन को समझ लो यार कि ये है क्या, कार्बनिक रसायन होती क्या है। तो दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है, कार्बनिक रसायन मतलब ये ऐसी रसायन है जिसमें कार्बन होता है, जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही रसायन को हम पढ़ने वाले हैं जिसमें कार्बन होगा। मतलब ऐसे यौगिकों को हम इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे यौगिक को पढ़ते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? कार्बनिक यौगिक तो वही होंगे जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, जिसमें कार्बन उपस्थित होगा। जैसे CH4 कार्बनिक यौगिक है ना। जैसे हमने लिख दिया C6H5OH, ये कार्बनिक यौगिक है। हमने लिख दिया C2H5CHO, ये कार्बनिक यौगिक है। हमने लिख दिया SCHO, ये कार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इनमें सब में कार्बन उपस्थित है। इनमें सब में क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और इन कार्बनिक यौगिकों को ही हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतना याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक यौगिकों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करें दोस्तों? स्टार्ट तो हमें कार्बन से ही करना पड़ेगा। कार्बन के बारे में परिचय तो कर लें, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में परिचय करें, उससे इंट्रोडक्शन करते हैं। चलो आइए हम इसको इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। तो मान लो दोस्तों, ये मान क्या लो, कार्बन है। मान लो ये क्या है? कार्बन है, तो मान लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको इतना पता है कि जो दोस्तों जो कार्बन होता है, इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, ठीक है। ये है आपका कार्बन, ठीक है। इसका ये है परमाणु क्रमांक जिसको हम Z से व्यक्त करते हैं, और ये है इसका परमाणु भार जिसको हम व्यक्त करते हैं A से। इतना तो आप समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, यदि मैं इन 6 इलेक्ट्रॉनों को, देखो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। इतना सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, फ्री बता दिया। चलो अब दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरूं तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 2। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 4। दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, मतलब दोस्तों इसकी जो अंतिम कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम कक्षा को बोलते हैं हम संयोजी कक्षा, ठीक है, या संयोजकता कोष। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ध्यान रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों? 4। तो दोस्तों जो कार्बन है, इस कार्बन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। मतलब दोस्तों जो कार्बन है, इस कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 4 है। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था 4 है, तो इस ऑक्सीकरण अवस्था को हम कार्बन की पूरा कैसे करें दोस्तों? इस ऑक्सीकरण अवस्था को हम 2 प्रकार से पूरा कर सकते हैं। एक, बॉन्ड लगाकर, क्योंकि एक बॉन्ड एक ऑक्सीकरण अवस्था बताता है।
देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की विशेषता बता दूं दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस पर चार्ज होता है वो चार्ज किस में बदल जाता है, बॉन्ड में बदल जाता है। जैसे Cl पे कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज है, तो ये Cl पे जो 1 चार्ज है वो किस में बदल जाएगा, बॉन्ड में बदल जाएगा। यदि मैं इसको सिंगल बॉन्ड Cl लिख दूं, इसका मतलब ये है कि इस पे क्या है, एक चार्ज है, एक इसकी संयोजकता है ना। OH पे 1 होता है, मतलब OH पे कितना बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन पे एक बॉन्ड होता है, ये चीजें आप समझ लेना, है ना। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो बॉन्ड में चेंज हो जाती है। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है, किसकी, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 4 होती है। अब 4 होती है, इस ऑक्सीकरण अवस्था को पूरा कैसे करें, तो दोस्तों जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसको हम 2 प्रकार से पूरा कर सकते हैं। या तो कार्बन के चारों ओर हम 4 बॉन्ड लगा सकते हैं, ऐसे पूरी हो जाएगी, या कार्बन के चारों ओर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो 2 बॉन्ड इस तरफ या 2 बॉन्ड इस तरफ लगा सकते हैं, तब इसकी कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था पूरी हो सकती है। या ऐसा ना करें तो दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं, कार्बन के एक ओर हम 3 बॉन्ड लगा सकते हैं और एक ओर हम 1 बॉन्ड लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये कभी भी अपने दिमाग में ये चीज मत लेके आना कि ये 4 बॉन्ड हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 है तो एक ही तरफ हम 4 बॉन्ड लगा दें, एक ही तरफ ये 4 बॉन्ड हम कभी नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 4 होती है, तो ये 4 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे पूर्ण होती है, 4 बॉन्ड लगाकर या 2-2 बॉन्ड लगाकर या 3-1 बॉन्ड लगाकर, ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था कार्बन की पूरी होती है, ठीक है। अब ऐसा ना करें सर, दूसरा तरीका है क्या कोई सर, हाँ बिल्कुल होता है। आप ये बताओ, एक बॉन्ड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर 1- या 1+ का चार्ज है, मतलब जिसकी संयोजकता 1 है उसके पास कितना बॉन्ड होगा, 1 बॉन्ड होगा। और जिसकी संयोजकता 2 है उसके पास कितने बॉन्ड होंगे, 2 हैं। और जिसकी संयोजकता 3 है उसके पास कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, है ना। अब इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता कितनी है साहब, इसकी संयोजकता है साहब 4, तो इसके पास कितने बॉन्ड है, 4। अब ये 4 बॉन्ड को दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, इस कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखो संयोजकता कितनी है, 4, तो इस कार्बन के साथ 4H जोड़ दो, 4H जोड़ दो, तो कार्बन की संयोजकता पूरी, है ना। तो ध्यान रखना, कार्बन की संयोजकता 4 बॉन्ड लगाकर पूरी होती है, या कार्बन की संयोजकता बॉन्ड ना लगाओ तो एक संयोजकता वाले कोई 4 परमाणु जोड़ दो। तो जैसे कार्बन के मोस्टली हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो इस कार्बन के साथ हम 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। अब इसकी संयोजकता ये पूरी हो जाएगी, मतलब कार्बन अभी कैसा है, संतुलित है। अब ऐसा ना करें संतुलित, तो फिर कैसे करें साहब, देखो यदि आपको 3 हाइड्रोजन देना है, जैसे मान के चलो आपके पास 4 हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन से तो कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होगी, है ना। तो 3 हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड लगा दो, हो गई पूरी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना, तो 2 बॉन्ड लगा दो, 2 H दे दो, ऐसे कर दो। ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आप कैसे कर सकते हो, आप 3 बॉन्ड लगा दो और 1 H दे दो, ऐसे भी संयोजकता इसकी पूरी हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये चीज आप नहीं समझोगे तो आगे आप यौगिक कैसे बनाओगे। जब आपको यौगिक बनाना नहीं आएगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कैसे करोगे। आ रहा है ना समझ में, दिमाग में प्रवेश हो रहा है ना ये चीजें, बिल्कुल ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना, कार्बन की संयोजकता बॉन्डों से पूरी हो जाती है 4, या 2-2 से या 3-1 से हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो 4 हाइड्रोजन से भी कार्बन पूर्ण हो जाता है। यदि 4 हाइड्रोजन नहीं है तो 3 हाइड्रोजन है तो 1 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें, ये हमने कार्बन के बारे में समझा, ठीक है। अब कार्बन के आधार पर जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, है ना, तो उनके नाम कैसे हम बनाते हैं, तो उस चीज को समझ लो, है ना। तो समझो दोस्तों क्या है, यदि किसी भी यौगिक के पास, यदि कोई कार्बनिक यौगिक है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक के पास एक कार्बन होता है, क्या एक कार्बन होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं मैथ, है ना। यदि किसी कार्बनिक यौगिक के पास एक कार्बन है तो उसको नाम जो है ना वो मैथ से हम निकालेंगे। किससे, आप कैसे निकालेंगे उस चीज को भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ठीक, मैथ,
दो कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। पहले तो ये चीजें समझना है ना। तीन कार्बन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। यदि चार कार्बन है साहब, कितने कार्बन है, चार कार्बन है साहब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चार कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूट। अच्छे से दिख रहा है क्या, पहले ये बता दो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, पांच कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो। छह कार्बन है साहब तो इसको हम क्या बोलेंगे, छह कार्बन है साहब तो इसको हम बोलेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, है ना। और सात कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। ठीक है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन्ट और 10 के लिए डेक्ट, है ना। आपको केवल 5 तक की जरूरत पड़ेगी, 7 तक मैंने बता दिया, बाकी 8वां 9वां आपको बता दिया। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों हमेशा कि यदि एक कार्बन होगा तो मैथ से उसका नाम लिया जाएगा, दो कार्बन है तो एच से, तीन है तो प्रोप से, चार है तो ब्यूट से, पांच है तो पेंट से, छह है तो हेक्स से और सात है तो हेप्ट से उसका नाम दिया जाएगा। ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे नाम लिए जाएंगे, कैसे क्या होगा, उस चीज को हम समझा दें। चलो, अब दोस्तों हम कार्बनिक यौगिक की श्रेणियां आपको बताना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमें केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने में। तो समझ लो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। हमको ही तो पढ़ना है ना, पढ़ लो। एल्केन श्रेणी, कौन सी श्रेणी, एल्केन श्रेणी। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताइए, जो एल्केन श्रेणी है, इस एल्केन श्रेणी में हमें प्रत्यय क्या नजर आ रहा है। देखो, एल्केन, एल्केन मतलब एन आ रहा है ना बाद में। देखो, प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो एल्केन, एल्केन में दोस्तों जो प्रत्यय है, यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ी सी कम जगह है, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं। तो प्रत्यय क्या है, इसमें एन है। क्या है, एन। तो ये हो गया इसका प्रत्यय। अब एल्किल, किल, एल्किल मतलब इल। इसमें दोस्तों जो प्रत्यय है वो क्या है, इल है। क्या है, इल है ना। और ये पूरा लिखा है एल्किन। तो एल्किल श्रेणी का प्रत्यय क्या हुआ, इल हो गया। ठीक है, अब एल्कीन, एल्कीन तो इसका प्रत्यय क्या हुआ, ईन हुआ। क्या हुआ, ईन हुआ, है ना। ठीक है, इसका प्रत्यय एल्काइन मतलब इसका प्रत्यय क्या हुआ, आइन हुआ। क्या हुआ, आइन हुआ इसका प्रत्यय। ये चीज समझ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, अब दोस्तों समझो, जो एल्केन श्रेणी है, इस एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ये n क्या चीज है साहब, हमें नहीं आती समझ में, तो बता देंगे भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, है ना। n है संख्या, n क्या है, संख्या। n की जगह हम 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, है ना। तो जो n है वो क्या है दोस्तों, मेरे संख्या है, संख्या। ओके, देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है, Cn। अब देखो, एल्केन श्रेणी का प्रत्यय हमने समझ लिया क्या है, n है। और जो एल्केन श्रेणी है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर है। अब ये n क्या है, तो n कुछ नहीं, संख्या है ना। इसकी जगह हम 1 2 3 4 ये हम ले सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो यहां समझो, यहां पर Cn है और H क्या है, 2n। यहां हम 2 को हटा दो, तो यदि हम 2 को हटा दें तो क्या है, Cn और H क्या है, 2n। मतलब C का दुगना क्या है, H। यदि C में n है तो H में क्या है, 2n है, मतलब C का दुगना क्या है, H है। इतना समझ गए। अब यदि हमने इसमें कर दिया +2, तो मतलब ये क्या हो गया, दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, है ना। तो आपको इसी चीज को याद रखना है साहब, कि जो एल्केन श्रेणी होती है, इस एल्केन श्रेणी में जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से कितना अधिक होता है, 2 अधिक होता है। जैसे समझो, यदि मान के चलो हम दोस्तों n का मान 1 रखते हैं, n का मान कितना रखते हैं, 1, है ना। तो इसके n का मान 1 रखा। देखो, हमें इतना समझना, हमें ये नहीं समझना कि ये चीज क्या है, हमें तो सिर्फ ये समझना है कि देखो CnH2n+2 मतलब H है वो C के दुगने से कितना अधिक है, 2 अधिक है। बिल्कुल है। यदि मान के चलो हमने कार्बन को ले लिया 1,
कार्बन को कितना ले लिया, एक ले लिया, है ना। तो एक का दुगना क्या हुआ, एक का दुगना हुआ दो, क्योंकि एक का दुगना मतलब दो का गुणा कर दो, तो एक का दुगना दो, और इस दो से कितना अधिक, दुगने से कितना अधिक, दो अधिक, है ना। तो एक का दुगना दो और इसमें दो और जोड़ दो तो कितने हो गए, चार हो गए। कितने हो गए, चार हो गए। मतलब इसमें दोस्तों जो एक कार्बन है, इस एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे इस श्रेणी में, कितने होंगे, बोलो चार होंगे, क्योंकि दुगने से दो अधिक है, तो एक का दुगना दो और दो से दो अधिक, दो दूनी सॉरी दो से दो अधिक, तो दो में दो जोड़ दो, कितने हो गए, चार हो गए, है ना। तो CH4 वन का कोई मतलब नहीं होता, तो CH4 या फिर आप लिख दो, कोई दिक्कत। अब हमें नाम नहीं पता इसका, तो देखो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। देखो इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। अब मैथ में क्या लगा दो आप, एल्केन श्रेणी बन गई ना ये पूरी, बोलो बन गई ना, एल्केन श्रेणी का उदाहरण है ना, बिल्कुल है ना। तो मैथ में जोड़ दो एन, तो ये बन गया मैथेन। क्या बन गया, मैथेन। तो इसका नाम क्या है दोस्तों मेरे, मैथेन है। क्या है, मैथेन। ठीक है। अब दो कार्बन से बना लो, यदि मान के चलो हमें कार्बन कितने लेना है, दो लेना है, तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे इस श्रेणी में, दुगने से दो अधिक। तो दो का दुगना करो, दो का दुगना क्या हो गया, चार, और चार में कितना जोड़ना है, दो अधिक है ना, तो दो जोड़ दो, तो चार में दो जोड़ दिए तो कितने हो गए, छह। तो दो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे हमेशा, कितने होंगे, छह। नाम नहीं पता, नाम बताओ सर। तो देखो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, और ये इस श्रेणी का है और इस श्रेणी का प्रत्यय क्या है, एन, तो एथ में एन जोड़ दो, क्या बन गया, एथेन हो गया। क्या बन गया, एथेन हो गया। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल साफ प्रॉब्लम नहीं। तीन से बना लो, बिल्कुल तीन से बना लो। तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लें, कुछ नहीं, दुगने से दो अधिक, तो तीन है तो तीन का दुगना छह, और छह से कितने अधिक हैं, देखो दुगने से दो अधिक है, तो तीन का दुगना छह, और छह में दो जोड़ दो, कितने हो गए, आठ। मतलब तीन कार्बन के साथ हमेशा कितने हाइड्रोजन होंगे इस श्रेणी में, एल। इस श्रेणी में कितने हाइड्रोजन होंगे, दुगने से दो अधिक, मतलब दुगने से दो अधिक। तो यदि कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, आठ होंगे, है ना। अब इसका नाम बिल्कुल नहीं पता साहब। तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप, इसमें लगा दो एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन, है ना। तो ऐसे हम इसके और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो दोस्तों, जो ये श्रेणी होती है, इस श्रेणी में जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं होता, उन यौगिकों के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं होता। जैसे आपने CH4 लिख दिया ना, तो इस CH4 के साथ एक ही बॉन्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है, चार पूरी हो रही है, इसमें भी चार हो जाएगी, इसमें भी चार हो जाएगी, इसमें कोई भी बॉन्ड इनके साथ नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि सिंगल बॉन्ड CH4 है ना, या सिंगल बॉन्ड C2H6, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता। चलो ये हम पूरा समझ गए। अब आ जाओ एल्किल श्रेणी पे। एल्किल श्रेणी का प्रत्यय है एल और सूत्र है CnH2n+1, H2n+1, है ना। देखो n है और ये 2n है +1, तो मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से कितनी अधिक होती हैं, एक, दुगने से एक अधिक। इस चीज को समझ लेना, दुगने से एक अधिक। यदि आप कार्बन एक ले रहे हो, कार्बन कितना ले रहे हो, एक, तो हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा आपको, दुगने से एक अधिक लेना पड़ेगा। तो एक का दुगना दो, और दो से एक अधिक कितना हो गया, तीन। एक का दुगना दो, दो से एक अधिक तीन, तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, तीन। तो ये क्या हो गया, C1H3, या डायरेक्ट इसको लिख दो CH3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब साहब इसका नाम तो बता दो, हमें नाम नहीं पता। बिल्कुल हम बताएंगे साहब, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। कौन सी श्रेणी का है, इस श्रेणी का, और इसका प्रत्यय क्या है, एल। तो मैथ में एल जोड़ दो, मैथिल। क्या, मैथिल। तो इसका नाम क्या हुआ, मैथिल हो गया। कोई बुराई है भाई, कोई बुराई है, बिल्कुल नहीं है बुराई, ठीक है। दो कार्बन से बना लो। यदि हम कार्बन दो लेंगे तो हाइड्रोजन दुगने से एक अधिक, तो दो का दुगना चार, दो का दुगना चार, उससे एक अधिक कितना हो गया, पांच। तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे मुझे, पांच।
नाम बता दो। दो का नाम सर एथ है और इसमें क्या जोड़ दो, एल जोड़ दो, क्या बन गया, एथिल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा हम स्पीडली बढ़ाएंगे, है ना। देखो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और ये श्रेणी कौन सी है, ए, ये वाली, है ना। तो इसमें दुगने से एक अधिक, तो 3 का दुगना 6 और एक अधिक 7, तो C3 के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 7 होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे, 7 होंगे। क्लियर है कहानी, ठीक है। अब इसका नाम, तो 3 कार्बन को प्रोप और इसमें एल जोड़ दो, तो क्या बन गया, ये प्रोपेल, है ना। 4 से ब्यूटेल, 5 से पेंटेल, है ना। अब आप एग्जाम्पल खुद कर लेना, ठीक है, इतना समझ गए। अब एक चीज और समझना, ठीक है। अब हमने दोस्तों पढ़ के रखा है कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो या तो 4 बॉन्ड होने चाहिए उसके साथ या 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, ये चीज हमने समझ ली। लेकिन बताओ क्या इसमें 4 हाइड्रोजन, देखो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो बिल्कुल नहीं है तो मतलब इसकी संयोजकता पूरी नहीं है। तो संयोजकता पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 3 संयोजकता तो हाइड्रोजन कर देगा पूरी। अब एक संयोजकता और पूरी करना है, हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या लगा दो आप, एक बॉन्ड लगा दो, एक बॉन्ड लगा दो। मतलब आप, मेरा दोस्तों इतना सा है आपसे, मतलब सिर्फ आपका मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि जो एल्किल श्रेणी होती है, इस एल्किन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये चीज आप याद रखना। मतलब इन सब के साथ जितने भी आपको यौगिक दिख रहे हैं, इन सब के साथ एक सिंगल बॉन्ड होगा, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ होगा, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ होगा, और बनाओगे तो उसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड से कोई ना कोई जुड़ा होगा। मतलब ये दोस्तों ये समूह है, अपने साथ किसी और समूह को जोड़ सकता है इस तरफ, ये भी इस तरफ जोड़ सकता है और ये भी इस तरफ। ये चीज आप मोस्टली याद रखना कि CH3 को मैथिल बोलती हैं और C2H5 को एथिल बोलती हैं। ठीक है, ये आप कभी मत भूल जाना, ये भूल जाओगे तो आपकी ऑर्गेनिक बेकार है। ठीक है, ये मैथिल और ये एथिल, इस चीज को समझा। अब हम समझेंगे एल्कीन, है ना। अब ये जो 2 श्रेणी है वो काम आने वाली श्रेणी है ना, तो इनको हम जल्दी कर लेंगे। ठीक है, एल्कीन प्रत्यय क्या है, इन, और सूत्र क्या है, CnH2n, मतलब केवल दुगना। इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के केवल दुगने होते हैं। ठीक है, अब यदि एक कार्बन है तो एक कार्बन का दुगना क्या हुआ, 2, एक कार्बन का दुगना क्या हुआ, 2, मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, CH2। ठीक है, अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, और इसमें लगा है इन, तो मैथ में इन लगा दो, क्या हो गया, मैथीन, तो इसका नाम क्या है, मैथीन, मैथीन। ठीक है, चलो 2 से बना लो, है ना, तो ये 2 बना लिए। ठीक है, 2 कार्बन। ठीक है, अब 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने ना, तो 2 का दुगना क्या हुआ, 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, 4 होंगे। ठीक है, चलो अब इस पे बात कर लो, तो इसका नाम क्या हुआ, 2 को एथ, एथ में इन जोड़ दो, क्या हो गया, एथीन, है ना, क्या हुआ, एथीन। इसको दोस्तों हम एसिटिलीन गैस बोलते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, है ना। इसका सूत्र जो है ना वो एसिटिलीन भी बोलती हैं इसको। ठीक है, चलो 3 से बनाओ, 3 का दुगना कितना, हाइड्रोजन 6, तो C3H6, इसका नाम क्या, तो देखो 3 को क्या, प्रोप, और प्रोप में इन जोड़ दो, तो क्या बन गया, प्रोपीन। अब ऐसे आप और भी बना सकते हो। ठीक है, चलो अब और चीजें समझो। देखो इसमें हमने देख लिया था एक भी बॉन्ड नहीं था, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा वो चीज समझना। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अभी हाइड्रोजन लगा है तो कितनी संयोजकता पूरी हो रही है, केवल 2, हमें 2 और करना है ना, तो 2 और करना है, मतलब इसमें 2 बॉन्ड होते होंगे, क्योंकि 4 होती है ना कार्बन की, 2 तो हाइड्रोजन ने दे दी, अब 2 कहां से लाए, वो भी तो लाना पड़ेगी ना, है ना। तो अब का हाइड्रोजन तो ला नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगा देंगे, इसमें 2 बॉन्ड लगा देंगे। कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एल्कीन श्रेणी में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। मतलब जो कोई भी यौगिक है, इस श्रेणी का कोई भी यौगिक है, वो अपने साथ किसी भी यौगिक को जोड़ेगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेगा। इसमें भी डबल बॉन्ड होगा और इसमें भी डबल बॉन्ड। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एल्काइन पे बात कर लो, है ना। अब देखो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, मतलब दुगने से कितने कम, देखो माइनस लगा है मतलब कम, है ना, तो दुगने से कितने कम, 2 कम, CnH2n-2, मतलब दुगने से कितने कम, 2 कम। ठीक है, चलो, है ना। अब इसका एग्जांपल दोस्तों हम कहाँ आपको बता रहा है, यहाँ आपको बता रहा है। ठीक है, यदि आपको एक कार्बन है तो हमें दुगने से कितने हाइड्रोजन चाहिए, दुगने से 2 कम हाइड्रोजन चाहिए। देखो CnH2n+ है
-2 है, तो देखो CnH2n-2 है, तो मतलब दुगने से 2 कम हाइड्रोजन चाहिए। H कितने हैं आपके पास? दुगने से 2 कम C से, ठीक है। तो समझो यदि आपने एक कार्बन लिया है ना, तो इस एक कार्बन का दुगना करो, तो एक कार्बन का दुगना क्या हो गया? 2 हो गया। इस 2 से 2 कम कर दो, यदि 2 से 2 कम करेंगे तो 2 से 2 कम करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब C के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 0, और 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो केवल क्या लिख दो? C1, है ना। अब इसका नाम क्या है? मैथ। इसका नाम क्या है? मैथ। लेकिन ये इस वाली श्रेणी का यौगिक बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथाइन। क्या हो जाएगा? मैथाइन। 2 से बना लो तो C2 हो गया। H कितने हैं? 2n-2 है, मतलब दुगने से कितना कम है? 2 कम है, तो C का दुगना, 2 का दुगना 4, 4 से 2 कम कर दो कितने? 2, 4 से 2 कम कर दो कितने? 2, मतलब H होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2। और इसका नाम क्या होगा? 2 का नाम क्या है? एथ। इसमें आयन जोड़ दो, क्या नाम हो गया इसका? एथाइन। तो इस प्रकार से इसके आप और भी एग्जाम्पल लिखते हो। आई होप कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम समझेंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो दोस्तों जो क्रियात्मक समूह होता है, एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी यौगिक के अंत में जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे यदि मान लो ये कोई यौगिक है CH3OH, है ना। अब ये बताओ ये यौगिक है, इस यौगिक के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये OH क्या है? क्रियात्मक समूह। जैसे आप कोई दूसरा यौगिक ले लो, जैसे लिख लिया हमने C2H5CHO, है ना। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? CHO, है ना। तो किसी भी यौगिक के जो अंत में जुड़ा होता है उस समूह को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है। ये कुछ क्रियात्मक समूह है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब समझो, तो दोस्तों यहां पर लिखा है, देखो क्रियात्मक समूह एक होता है Cl, है ना। और ये दोस्तों ये माइनस मत समझना, ये माइनस नहीं है ना, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, है ना। तो हाँ यहाँ पर आपको ये चीज भी बताई जाएगी कि किसके साथ कौन सा बॉन्ड होता है ना। और ये तो चीज मैंने पहले ही बता दी है दोस्तों कि यहाँ पर जो संयोजकता होती है वो किसमें चेंज हो जाती है? बॉन्ड में, है ना। तो दोस्तों जो सिंगल बॉन्ड Cl होता है ना। अब सिंगल बॉन्ड Cl किसी के साथ जुड़ा है तो उसे हम बोलते हैं क्लोराइड, है ना। अब सिंगल बॉन्ड क्यों आया? क्योंकि दोस्तों Cl पे हमें पता है 1 चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्लोराइड। सिंगल बॉन्ड Cl को क्लोराइड, सिंगल बॉन्ड Br को ब्रोमाइड, सिंगल बॉन्ड I को हम आयोडाइड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड F को हम फ्लोराइड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड OH को हम एल्कोहल बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड NO2 को हम नाइट्रो बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2 को हम एमीन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड Cn को हम साइनाइड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड Nc को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, है ना। क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक में जो संयोजकताएं होती हैं वो बॉन्ड में बदल जाती हैं, ठीक है। अब ये चीजें आप समझ गए, इतना याद रखना, जो OH होता है दोस्तों इसको हम एल्कोहल भी बोलते हैं और OH को हमें पता है हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसके साथ ये OH जुड़ा है मतलब वो एल्कोहल है, ठीक है। NO2 जुड़ा है नाइट्रो, NH2 जुड़ा है एमीन, Cn साइनाइड, Nc आइसोसाइनाइड, है ना। कुछ समूह यहाँ पर है ना। और ये जो समूह है मतलब दोस्तों यहाँ से जो समूह है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे पूरे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड COOH जो होता है दोस्तों, इस सिंगल बॉन्ड COOH का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब सिंगल बॉन्ड जो CHO है, इस सिंगल बॉन्ड CHO को नाम है एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड मतलब दोस्तों जो CO होता है उसमें 2 बॉन्ड होते हैं, है ना। एक सिंगल बॉन्ड आगे और एक सिंगल बॉन्ड पीछे, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सिंगल बॉन्ड को राइट साइड में हम लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कीटोन, है ना। और सिंगल बॉन्ड COOR को हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर, है ना। तो इन चीजों को आप मोस्टली याद रखना, आप दिमाग में अपने फिट कर लेना इन चीजों को, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है आपको आगे, है ना। अब एक चीज और समझ लो, अब दोस्तों यहाँ पर इनका सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड जिसमें लगा है, किसी में 2 सिंगल बॉन्ड भी लगे हैं, है ना। अब यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो Cl है अपने साथ किसी एक ही दूसरे समूह को जोड़ सकता है,
अपने साथ किसी दूसरे एक समूह को जोड़ेगा, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड लगे हैं इसका मतलब ये है कि अपने साथ किसी दूसरे समूह को ये जोड़ सकते हैं, और ये दूसरे समूह को जोड़ेंगे, देखो सब में इस तरफ बॉन्ड लगा है तो सब ये इस तरफ दूसरे समूह को अपने साथ जोड़ सकते हैं, और उनके अनुसार इनका नाम होगा, है ना। वो आगे चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सब टेंशन मत लो, है ना। अब देखो इसमें हमने देख रहा है कि इस तरफ भी बॉन्ड लगा है और इस तरफ भी बॉन्ड लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि ये जो है ना CO इस तरफ भी एक समूह को जोड़ सकता है और इस तरफ भी एक समूह को जोड़ सकता है। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्रियात्मक समूह। अब दोस्तों थोड़ा सा और समझेंगे हम दोस्तों एल्किल समूह, है ना। मैंने आपको एल्किल श्रेणी आपको बता दी है ना, पूरा सब समझा दिया है। तो दोस्तों जो एल्किल समूह होता है, आज के बाद याद रखना, इस एल्किल समूह को हम इस R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एल्किल समूह को हम R से व्यक्त करते हैं, और इस एल्किल समूह को हम R से व्यक्त करते हैं, और इस एल्किल समूह के जो R होता है उसके साथ हमेशा एक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हमेशा एक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब एल्किल समूह के जितने भी उदाहरण होंगे वो इसके उदाहरण में आ जाएंगे, है ना। इस R की जगह, मतलब जो दोस्तों एल्किल समूह है, एल्किल को हम R से व्यक्त करेंगे, और इस R की जगह हम रख सकते हैं CH3, है ना, C2H5। अब दोस्तों C2H5 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि देखो दो कितने हैं, C है तो 1 2, H कितने हैं 5, तो 3 और 2 5, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये हमारा जो CH3 है इसका नाम होता है मैथिल। क्या होता है, मैथिल, है ना। और जो C2H5 है इसका नाम क्या है, एथिल है, ठीक है। तो ये दोस्तों R होता है हमारा एल्किल समूह है, जिसकी जगह हम CH3, है ना, C2H5, है ना, C3H7 डैश इन चीजों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये हमारा क्या है, एल्किल, है ना। एल्किल को हम किससे व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना R से व्यक्त करते हैं, किससे, R से, ठीक है। और R की जगह ये चीजें हम रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैलाइड, है ना। हैलाइड होता है दोस्तों, इस हैलाइड को हम X से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, X से व्यक्त करते हैं, किसको, हैलाइड को, ठीक है। अब इस X, है ना, X को, X में भी दोस्तों हैलाइड होता है, इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो हैलाइड को हम किससे व्यक्त करते हैं, सिंगल बॉन्ड X से, इतना याद रखना, ठीक है। अब इस हैलाइड में आपका, है ना, Cl भी आ सकता है, क्या आ सकता है, Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है ना, F भी आ सकता है, I भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इस Cl का नाम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो Cl आएगा तो इस Cl का नाम हो जाएगा क्या, क्लोराइड, क्योंकि हमने अब भी बता दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडाइड, है ना। तो ध्यान रखना X हैलाइड होता है और एल्किल समूह क्या होता है, R, है ना। तो अब आगे बढ़ जाओ। अब दोस्तों हमें बताना, अब यदि हमने लिख दिया R और ये X, अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो R क्या होता है, एल्किल, X क्या होता है, हैलाइड, तो ये पूरा क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, है ना। तो ध्यान रखना हमेशा के लिए कि जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, इस एल्किल हैलाइड को हम किससे व्यक्त करते हैं, R सिंगल बॉन्ड X। ये क्या है आपका, एल्किल हैलाइड। क्लियर है कहानी, ठीक है। अब R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CH3, तो R की जगह आप ले लो CH3। X की जगह आप क्या ले सकते हो, ClBr ले सकते हो, तो मैं पहले ले रहा हूं C, आप कोई सा भी ले लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं C, है, सॉरी Cl, क्या ले रहा हूं, Cl, है ना। तो CH3 की जगह मैंने सॉरी R की जगह मैंने ले लिया CH3, और X की जगह मुझे क्या लेना है, Cl, तो ये सिंगल बॉन्ड मैंने लिख दिया Cl, है ना। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो CH3 का नाम क्या है दोस्तों, मैथिल है। क्या नाम है, मैथिल, तो ये हो गया मैथिल, है ना। और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड, तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, मैथिल क्लोराइड। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और बनाओ, यदि R की जगह हम ले लें C2H5, और यहाँ पर जो X है, इस X की जगह हम क्या ले लें, Cl, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस C2H5 का नाम क्या है, एथिल, क्या है, एथिल, ठीक है। और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल
क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप और चीजें ले सकते हो, यदि Br लोगे तो यहाँ ब्रोमाइड आ जाएगा, F लोगे तो फ्लोराइड आ जाएगा, I लोगे तो आयोडाइड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ याद रख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, CH3Cl क्या होता है, मेथिल क्लोराइड, कभी मत भूलना। C2H5Cl क्या होता है, एथिल क्लोराइड, कभी मत भूलना, है ना। और एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X, है ना। तो ये दोस्तों कुछ आपका बेसिक हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये चीजें आपको मोस्टली जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ये नहीं पढ़ो तो ऑर्गेनिक मत पढ़ो, हमने बोल दिया यदि ये मैं नहीं पढ़ सकते आप ना, तो ऑर्गेनिक बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। समझ लिया। तो दोस्तों आज ही एक बेसिक हमने इतना बताया। अब जो कल की वीडियो आपको आएगी, अगली वीडियो मिलेगी, उसमें हम पूरी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितने भी फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी उन सभी फॉर्मूलों को हम पहले आपको बता देंगे। उन सभी फॉर्मूलों को आपको एक बार पढ़ना है, समझना है ना, और एक बार दिमाग में अपने रख लेना। फिर कोई सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई सी रिएक्शन आ जाए वो आपसे छूटेगी नहीं, हर रिएक्शन को आप कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छा मजा आया होगा, है ना। तो दोस्तों मैंने पूरे वीडियो में आपको ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों मैं डिस्टर्ब करते ही नहीं हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लो। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।